तो भाई लोग, स्पाइडरमैन एक ऐसा इकलौता करेक्टर है जो कि हर किसी को पसंद है, फिर वो चाहे बच्चा हो या फिर 9 to 5 जॉब करने वाले एक ग्रोन अप मैच्योर आदमी। हर कोई स्पाइडरमैन को पसंद करता है, स्पेशली पीटर पार्कर को, क्योंकि उसका करेक्टर ही ऐसा है जहाँ एकदम लोनली, डिप्रेस्ड एंड हर टाइम मुसीबत में पड़ने के बाद भी वो हमेशा स्माइल करके दूसरों की हेल्प करता है और उसके इनइक्वालिटीज से हर कोई इजिली रिलेट कर जाता है। और आज मैं आपको एक ऐसी ही कॉमिक एक्सप्लेन करने वाला हूँ जहाँ अपना पीटर पार्कर तो है लेकिन स्पाइडरमैन नहीं, क्योंकि इस यूनिवर्स में दी मेकर ने जितने भी सुपर हीरोज हैं लाइक स्पाइडरमैन, कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन, उन्हें या तो बनने ही नहीं दिया या फिर पैदा होते ही मार दिया ताकि वो अकेला इस दुनिया पर राज कर सके। यानी कि इस यूनिवर्स में कभी पीटर पार्कर को किसी रेडियो एक्टिव स्पाइडर ने काटा ही नहीं और वो कभी स्पाइडरमैन बना ही नहीं। तो आइए मैं आपको लेकर चलता हूँ एक ऐसी दुनिया में जहाँ पीटर पार्कर से लिटरली उसकी डेस्टिनी ही छीन ली गई। तो हमारी स्टोरी की शुरुआत होती है न्यूयॉर्क की एक ठंडी सुबह के साथ, जहाँ अपना पीटर पार्कर जो कि अब 35 साल का हो चुका है, वो उठते ही सबसे पहले मिरर में अपनी बढ़ती हुई उम्र को देखता है और फिर थोड़ा अफसोस करके ऑफिस के लिए रेडी होने लग जाता है। एंड रेडी होने के बाद अपनी मैरिज रिंग पहनकर वो फाइनली बाहर आता है। जब बाहर आते ही वो अपने दोनों बच्चे मे पार्कर एंड रिचर्ड पार्कर जो कि ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं उन्हें गुड मॉर्निंग करता है एंड उनसे पूछता है कि आज ब्रेकफास्ट में क्या है, जिस पे रिचर्ड पीटर की हालत देखकर उससे कहता है, आप थके थके से लग रहे हो डैड, क्या आप अच्छे से सोए नहीं? जिस पर पीटर भी हाँ भरता है एंड कॉफी लेने चला जाता है। तभी एमजे भी वहाँ आ जाती है एंड आते ही पीटर से पूछती है, कल रात तुम कब सोए, मुझे पता ही नहीं चला। जिस पे पीटर कहता है, हाँ वो मैं थोड़ा लेट सोया था, शायद इसलिए तुम्हें पता नहीं चला होगा। ये सुनकर एमजे कहती है, ओ अच्छा तो ये बात है, वैसे तुम्हें पता है ना कि आज क्या है? जहाँ एमजे की बात बीच में ही काटते हुए पीटर बोलता है, हाँ, एंड मैं एक बॉल जैसी चीज से खेल रही होती है, वो उसे छीन कर ऑफिस जाने के लिए निकलने लगता है और जाते जाते कहता है, एमजे अभी मुझे बहुत देर हो रही है, आज क्या है हम उस पर बाद में बात करेंगे। एंड ऐसा बोलते ही वो ऑफिस के लिए निकल जाता है। वहीं पीटर के डेली ब्यूगल के ऑफिस में आते ही जे जोना जेमसन जोर जोर से चिल्लाने लगता है, पार्कर पार्कर। और ये सुनते ही पीटर तुरंत उसके पास आकर गुड मॉर्निंग विश करता है, लेकिन जेमसन उसकी बात बीच में काटते हुए कहता है, पीटर अभी इन सब बातों के लिए टाइम नहीं है। एंड ऐसा बोलकर वो जोर जोर से पार्कर चिल्लाते हुए अंकल बेन के ऑफिस की तरफ चला जाता है। तो हाँ, इस यूनिवर्स में पीटर के अंकल बेन मरे नहीं है, वो एकदम सही सलामत है एंड डेली ब्यूगल में एज ए मैनेजिंग एडिटर जॉब करते हैं। और उसी के साथ अंकल बेन एंड जे जोना जेमसन काफी अच्छे दोस्त भी हैं, एकदम अपने जे एंड वीरू की तरह। तो जेमसन जैसे ही अंकल बेन के ऑफिस में आते हैं, अंकल बेन उससे पूछता है, जोना इतना क्यों चिल्ला रहे हो, मुझे सुनाई दे रहा है। ये सुनकर जेमसन थोड़ा गुस्से से बोलता है, फिर तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे, मैं कब से तुम्हें बुला रहा हूँ। जिस पे अंकल बेन कहते हैं, क्योंकि तुम चिल्ला रहे थे। ये सुनकर जेमसन थोड़ा इरिटेट हो जाता है एंड बोलता है, मैं चिल्ला रहा था क्योंकि वैसे भी अब तुम्हारी उम्र हो चुकी है एंड इसलिए मुझे लगा कि तुम्हें अच्छे से सुनाई नहीं देता है। जहाँ ये सुनकर अंकल बेन थोड़ा कंफ्यूज होकर बोलते हैं, क्या? जिस पे तुरंत जे जोना जेमसन कहते हैं, एग्जैक्टली यही, इसीलिए मैं चिल्ला रहा था। खैर ये सब छोड़ो, तुम्हें याद है ना आज 4 बजे हमारी मैनेजमेंट के साथ मीटिंग है, क्या तुम उसके लिए तैयार हो? जिसके जवाब में अंकल बेन कहते हैं, हाँ जरूर। और तभी पीटर भी वहाँ आ जाता है एंड अंकल बेन से कहता है, रेडी अंकल चले? जिस पे अंकल बेन कहते हैं, मैं तो पिछले 15 मिनट से रेडी हूँ, तुम इतना लेट कैसे हो गए पीटर? जहाँ पीटर थोड़ा स्मार्ट बनते हुए कहता है, क्योंकि मैं ना तो टाइम पे था और ना ही जल्दी, शायद इसीलिए लेट हो गया। ये सुनकर वहीं खड़ा जेमसन कहता है, ये आजकल के बच्चे भी ना काफी क्यूट एंड स्मार्ट हो गए हैं। जहाँ जेमसन की बात से अंकल बेन भी एग्री करते हैं एंड फिर वो दोनों वहां से जाने लगते हैं। लेकिन तभी जेमसन पीटर की तरफ देखकर पूछता है, पीटर तुम्हारी टाई का है? मानता हूँ तुम इज्जतदार नहीं हो, लेकिन कम से कम इज्जतदार लग तो सकते हो। और ऐसा बोलते वो पीटर को अपनी टाई निकाल कर पहनाते हैं एंड जाते जाते कहते हैं, पीटर बाद में मुझे मेरी टाई वापस चाहिए। देन अंकल बेन एंड पीटर डेली ब्यूगल के ऑफिस से बाहर निकल कर एक गैदरिंग की तरफ जाने लगते हैं। जहाँ पीटर को अंकल बेन की काफी चिंता हो रही थी, इसलिए वो उनसे पूछता है, अंकल आप ठीक तो है ना, आजकल आप कुछ ज्यादा बात नहीं करते? जिस पे अंकल बेन कहते हैं, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एंड ऐसे ही बातें करते करते वो दोनों फाइनली गैदरिंग तक पहुंच जाते हैं, जहाँ एमजे भी आई होती है मे एंड रिचर्ड पार्कर को लेकर। और कुछ देर बाद फादर मैट मर्डॉक भी अपनी स्पीच देनी स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ वो सब मिलकर उन लोगों को याद करते हैं जो कि उस दिन स्टार्क के हाथों मारे गए थे, जिनमें सैडली पीटर की आंट मे भी शामिल थी। तो अगर आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि यहाँ कौन से उस दिन की बात हो रही है, तो कुछ सालों पहले जब टोनी स्टार्क को द मेकर के इविल प्लान के बारे में पता चला था कि कैसे उसने सभी सुपर हीरोज को बनने ही नहीं दिया, उनसे उनकी डेस्टिनी ही छीन ली, तो टोनी स्टार्क ने इन सभी चीजों को चेंज करने का सोचा। लेकिन जब तक टोनी कुछ कर पाता, उससे पहले ही द मेकर एंड उसकी विलन्स की काउंसिल ने मैनहट्टन पर अटैक करके हजारों लोगों को मार दिया एंड इन सब चीजों का जिम्मेदार टोनी स्टार्क को ठहरा दिया। जिसके बाद से सभी लोग टोनी से नफरत करने लगे एंड इवेंचुअली कुछ टाइम बाद उसकी भी डेथ हो गई। तो आज यहाँ पीटर, अंकल बेन एंड बाकी के जितने भी लोग हैं, वो उस दिन मरे हुए लोगों को याद कर रहे हैं। जहाँ फादर मर्डॉक फाइनली अपनी स्पीच कंप्लीट करके नॉर्मन ऑसबॉर्न के बेटे हैरी ऑसबॉर्न को इंट्रोड्यूस करते हैं एंड उसे स्टेज पर आकर कुछ शब्द कहने के लिए इनवाइट करते हैं। जहाँ हैरी स्टेज पर आते ही सबसे पहले तो फादर मर्डॉक का थैंक यू करता है एंड फिर जितने भी लोग उस दिन मरे थे उनको लेकर हैरी क्या फील करता है वो सभी लोगों के साथ शेयर करता है। वहीं हैरी की स्पीच सुनकर भीड़ में खड़ी हुई एमजे पीटर से
से पूछती है क्या तुम इससे यानी कि हैरी ओसबॉर्न से कभी मिले हो, जिसपे पीटर कहता है हाँ, लेकिन ज्यादा नहीं, सिर्फ एक दो बार ही, काफी अच्छा एंड अलग सा बंदा है। देन फाइनली स्पीच खत्म होने के बाद एमजे सीधा बच्चों को लेकर घर की तरफ चली जाती है। वही पीटर एंड अंकल बेन वापस डेली ब्यूगल में आ जाते हैं, लेकिन यहाँ आते ही उनके होश उड़ जाते हैं क्योंकि वो देखते हैं कि बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग चल रही है जिसमें बाकी लोग तो शांत बैठे हैं, लेकिन जे जोना जेमसन बहुत ही गुस्से में है एंड जोर जोर से चिल्ला रहा है आई क्विट एंड ऐसा बोलते बोलते वो तुरंत वहाँ से चला जाता है। जहाँ ये सब देखकर अंकल बेन तुरंत पीटर से कहते हैं पीटर अपने डेस्क पर जाओ और अपना सर नीचे ही रखना, हम बाद में मिलते हैं। एंड ऐसा बोलकर अंकल बेन मीटिंग रूम में चले जाते हैं एंड जाते ही सबसे पूछते हैं तो क्या मैंने कुछ मिस किया, जिसके रिस्पॉन्स में वहाँ बैठा रॉबी कहता है हाँ बेन, तुमने बहुत कुछ मिस किया। सभी बोर्ड मेंबर्स ने मिलकर डिसाइड किया है कि हम हमारे न्यूज़पेपर में कुछ मेजर चेंजेस करने वाले हैं, स्पेशली स्टार्क के किए हुए हमले को लेकर, क्योंकि लोग इस चीज से बिल्कुल भी खुश नहीं है और इसलिए हम पेपर की ओवरऑल ओनरशिप में कुछ चेंजेस करने वाले हैं जिनसे जेमसन बिल्कुल भी खुश नहीं है और इसलिए वो चला गया। ये सब सुनकर अंकल बेन सभी मेंबर से पूछते हैं तो आपके हिसाब से मुझे इस बारे में कैसा फील करना चाहिए, जिसके रिस्पॉन्स में अंकल बेन के बिल्कुल सामने बैठा विल्सन फिस्क बड़ी आराम से कहता है जेमसन जा चुका है और इसलिए अब हमें एक न्यू लीडर की जरूरत है जिसके लिए सभी की पहली पसंद तुम हो, तो बधाई हो मिस्टर पार्कर, तुम्हारा प्रमोशन हो गया। लेकिन प्रमोशन मिलने के बाद भी अंकल बेन भी इन चेंजेस से बिल्कुल भी खुश नहीं होते हैं और इसलिए वो भी क्विट कर देते हैं। जहाँ लिफ्ट से जाते टाइम जे जोना जेमसन उनसे थोड़ा स्माइल करके पूछता है तो अब आगे क्या बेन, जिसके रिस्पॉन्स में अंकल बेन कुछ नहीं कहते हैं, बस थोड़ा स्माइल करते हैं। देन उसी शाम जब विल्सन फिस्क अपने बॉडीगार्ड्स के साथ कहीं पर जा रहा होता है तभी अचानक से कोई उस पर अटैक कर देता है जो कि और कोई नहीं बल्कि ग्रीन गोब्लिन होता है, लेकिन अपने एक एडवांस आर्मर के साथ है जिसकी आंखें ग्लो कर रही होती हैं। वहीं दूसरी तरफ अपनी जॉब क्विट करने के बाद अपने जैंड वीरू यानी कि अंकल बेन एंड जे जोना जेमसन एक बार में बैठकर ड्रिंक करते करते अपनी जॉब के बारे में बात कर रहे होते हैं। जहाँ जेमसन बोलता है पार्कर, मैं ये काम पिछले 30 सालों से कर रहा हूँ और मैं तुम्हें एक बात की गारंटी दे सकता हूँ कि न्यूज का बिजनेस बहुत ही घटिया बिजनेस है। जिसपे अंकल बेन कहते हैं नहीं, हम इस बार ये अच्छे से करेंगे, वो भी एकदम बिल्कुल सही तरीके से, लोगों को सच बताकर। जहाँ अंकल बेन की ये बात सुनकर जेमसन जोर जोर से हंसने लगता है और अंकल बेन से कहता है सच, हाँ एकदम सही कहा, मैं न्यूज के बिजनेस में कई सालों से हूँ और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आजकल की खबरों में कोई सच्चाई नहीं होती है। जैसा कि मैंने पहले कहा था ये एक बहुत ही घटिया और गंदा बिजनेस है, लेकिन खैर क्या कहते हो, वादा करो हम एकदम सच बताएंगे। ये सुनकर अंकल बेन भी कहते हैं हाँ जरूर, और वो दोनों आपस में बातें कर ही रहते हैं कि तभी पीटर भी वहाँ आ जाता है एंड आते ही उनसे पूछता है तो आप दोनों ने आगे क्या करने का सोचा है, मतलब कोई न्यू जॉब, जिसके रिस्पॉन्स में अंकल बेन कहते हैं हाँ हम उसी के बारे में बात कर रहे थे, हमने मिलकर अपना खुद का न्यूज बिजनेस स्टार्ट करने का सोचा है। वही जेमसन तुरंत पीटर से पूछते हैं क्या तुम्हें जॉब चाहिए, हमारे पास बहुत सारी वैकेंसीज हैं। जिसपे पीटर थोड़ा शौक होकर उन दोनों से पूछता है क्या आपके पास इन सब चीजों के लिए पैसे हैं, जिसपे जे जोना जेमसन एकदम कॉन्फिडेंट होकर बोलता है ये दूसरे दिन की प्रॉब्लम है जिसके बारे में हम कल सोचेंगे, आज मैं एक आजाद इंसान हूँ, और ऐसा बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। वही जेमसन के जाने के बाद पीटर को थोड़ा सैड देखकर अंकल बेन उससे पूछते हैं क्या हुआ पीटर, एमजे और तुम्हारे बीच सब कुछ ठीक तो है ना। जिसपे पीटर कहता है हाँ बिल्कुल एमजे एकदम ठीक है, बस मुझे ही ऐसा लगता है कि मैं उसके लायक नहीं हूँ, जैसे कि वो मुझसे कोई बेहतर डिजर्व करती है, लेकिन एमजे को ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है और यही बात मुझे और परेशान कर देती है क्योंकि आजकल मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मेरी लाइफ के साथ कुछ तो गलत है, जैसे कि मुझे कुछ और ही होना चाहिए था और इसलिए मैं कंफ्यूज हूँ कि आगे क्या करना चाहिए। पीटर की ये सभी बातें सुनकर अंकल बेन बड़े प्यार से बोलते हैं पीटर, तुमने लोगों को हमेशा बोलते हुए सुना होगा कि कभी कभी कुछ ना करना ही बेहतर है, लेकिन लोग गलत कहते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसी काम के होने की राह देखते देखते अपनी जिंदगी मत गुजारो, उस काम को खुद करो। मैं आज भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ बेटा, इसलिए कहता हूँ अभी भी वक्त है, अगर तुम किसी भ्रम में जी रहे हो तो अपनी आंखें खोलो और देखो। ऐसा बोलकर अंकल बेन भी वहाँ से चले जाते हैं एंड पीटर फाइनली थका हारा अपने घर आ जाता है और आते ही सबसे पहले अपने दोनों बच्चे मे एंड रिचर्ड पार्कर को बेड पर सुलाता है एंड उसके बाद एमजे के पास आकर बैठ जाता है। जहाँ पीटर की खराब हालत देखकर एमजे समझ आती है कुछ तो जरूर हुआ है और इसलिए वो सीधा उससे पूछती है क्या हुआ पीटर, उन्होंने डेली ब्यूगल क्विट कर दिया ना। ये सुनकर पीटर कहता है हाँ उन दोनों ने डेली ब्यूगल छोड़ दिया और अपना नया न्यूज बिजनेस स्टार्ट करने का सोचा है, वो भी सिर्फ 3 घंटे में। दोनों के दोनों पूरे पागल हैं। जहाँ ऐसे ही कुछ देर तक वो दोनों आपस में एक दूसरे से काम को लेकर बातें करते हैं, लेकिन तभी पीटर अचानक एमजे से कहता है एमजे मुझे चेंज चाहिए, मैं अपनी लाइफ को बदलना चाहता हूँ। ये सुनकर पीटर की खराब हालत देखकर एमजे बड़ी आराम से कहती है पीटर तुम एक बहुत ही अच्छे हस्बैंड हो, लेकिन उससे भी बढ़कर एक बहुत अच्छे पिता हो। मैं नहीं चाहती कि तुम ऐसे ही रोज झूठा खुश होने का दिखावा करो। अगर तुम सच में अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हो और अगर ये चेंज हम दोनों के बीच में कुछ नहीं बदलेगा तो जाओ करो, अपनी जिंदगी को अच्छे से जियो। और ऐसा बोलते ही एमजे अपनी ड्रिंक खत्म करके सोने चली जाती है। वही एमजे एंड अंकल बेन की कई सारी बातें सुनकर पीटर फाइनली अपने आप को एंड अपनी लाइफ को चेंज करने का डिसाइड करता है एंड अपने बैग से वही बॉल निकालता है जो कि सुबह उसने मे के हाथों से छीनी थी और उसे लेकर रूफ पर चला जाता है। तो अगर मेरी तरह भी आपको नहीं पता है कि ये बॉल इतनी स्पेशल
स्पेशल क्यों है, तो इसके लिए हमें चलना होगा एक रात पहले, जब पीटर के साथ कुछ अजीब चीज हुई थी। Yesterday. तो पिछली रात जब पीटर आराम से बैठकर अपना काम कर रहा होता है, तभी अचानक से एक बॉक्स उसके पास आकर गिरता है जो कि पूरी तरह से ग्लो कर रहा था एंड पीटर को अपनी तरफ बुला रहा था। जब पीटर जैसे ही उसके पास जाने की ट्राई करता है, तभी उसमें से निकलने वाली लाइटनिंग तेज हो जाती है एंड एक होलोग्राम प्रोजेक्ट करती है आयरन मैन का, जहाँ यंग टोनी स्टार्क अपना मास्क हटाकर सबसे पहले पीटर पार्कर के सामने अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है एंड फिर उससे कहता है, मैं ये मैसेज 6 महीने फ्यूचर से भेज रहा हूँ, जहाँ उम्मीद है तुम इसे समझोगे, क्योंकि जो भी हुआ है वो मैं तुम्हें पूरी डिटेल में तो नहीं बता सकता, लेकिन ये दुनिया बहुत ही डेंजरस एंड कॉम्प्लिकेटेड है, इतने कि तुम सोच भी नहीं सकते, तो अच्छे से सुनना। और टोनी के ऐसा बोलते हुए बॉक्स ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है, जिसमें से एक सिल्वर बॉल निकलती है, जिसे कि टोनी के कहने पर पीटर उठा लेता है एंड उसके ऐसा करते ही टोनी कहता है, इसके अंदर एक स्टेल्थ सूट है तुम्हारी पहचान छुपाने के लिए एंड उसी के साथ एक बायो ऑर्गेनिक कैटलिस्ट है जो कि तुम्हारी पोस्ट ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जरूरी है। जहाँ टोनी क्या बोल रहा होता है पीटर को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है, वो ये सब देखकर एकदम कंफ्यूज हो जाता है एंड टोनी से पूछता है इन सब चीजों का क्या मतलब है और ये दुनिया मुझसे क्या चाहती है, जिसके रिस्पॉन्स में टोनी कहता है 20 साल पहले तुम्हें एक रेडियो एक्टिव स्पाइडर काटने वाली थी जिससे तुम्हें अमेजिंग सुपर पावर्स मिलती एंड तुम बनते इस दुनिया के सबसे ग्रेटेस्ट सुपर हीरो, लेकिन एक इविल इंसान ने टाइम में पीछे ट्रेवल करके सभी सुपर हीरोज को बनने ही नहीं दिया जिसमें तुम भी शामिल थे। उसने ये इसलिए किया ताकि वो इस दुनिया पर राज कर सके और मैं उसका एकदम उल्टा कर रहा हूँ, टाइम में पीछे जाकर सभी सुपर हीरोज को फिर से क्रिएट कर रहा हूँ ताकि आने वाले 6 महीनों में हम सब मिलकर उससे लड़ सकें। पीटर तुम्हारी लाइफ बहुत ही डिफरेंट होनी चाहिए थी, तुम इनोसेंट लोगों को और इस दुनिया को बचाने के लिए पैदा हुए थे, लेकिन उसने तुम्हारी डेस्टिनी छीन ली, तो क्या तुम्हें वो सब वापस नहीं चाहिए। वहीं प्रेजेंट में आए तो पीटर को टोनी, एमजे एंड अंकल बेन की कही हुई सारी बातें फिर से याद आती हैं, बताते हुए कि जागो पीटर और वो करो जिसके लिए तुम पैदा हुए थे। जहाँ ये सब याद करके पीटर फाइनली उस बॉल को ओपन करता है जिसमें से एक रेडियो एक्टिव स्पाइडर निकलती है जो कि बाहर आते ही सीधा पीटर को काट लेती है एंड अपना पीटर फाइनली स्पाइडरमैन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब पीटर आगे क्या करता है वो आपको जल्दी जानने को मिलेगा एक न्यू वीडियो के साथ। तो अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा भी बढ़िया लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मैं आर्सन आपसे जल्द मिलता हूँ इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड अगर तुम भी अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हो तो अपनी आंखें खोलो एंड काम करो।